मॉर्निंग विद फराह। ये है रावलपिंडी और इस्लामाबाद का वाहिद ऐसा रेस्टोरेंट कि जहां पर आपको आकर ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तान में हैं, क्योंकि इसका एम्बियंस इतना यूनिक है कि यार कराची से लेकर खैबर तक मैंने इस माहौल वाला रेस्टोरेंट नहीं देखा। मैं बात कर रहा हूँ बादशाह इस्तांबुल की, जो कि मौजूद है जीटी रोड रावलपिंडी के अंदर। आज अल्हम्दुलिल्लाह इधर मैं पहली दफा आज अपने वालिद साहब को एक रेस्टोरेंट के रिव्यू पर लेकर आया हूँ। बंदा खाए और उसे टेस्ट पसंद आ जाए तो जी वेलकम बैक टू ATV मॉर्निंग शो। आपने देखा, मैं तो बिल्कुल ही वीडियो देखने में वो हुई थी कि यार ये क्या है, कौन सी जगह है। और कमाल है कासिम खान का, जिनका हम ये ब्लॉग देख रहे थे, फूड ब्लॉगर हैं। और आपके साथी को भी वेलकम कहेंगे, माद अब्बासी को भी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। सबसे पहले तो मुझे वो डिवाइस दिखाएं जो आप यहाँ पर, मतलब है कि इतना डर लगता है। ये है डीजे ऑस्मो पॉकेट 3 है और ये ब्लॉगिंग के लिए अभी इस्तेमाल भी हो रहा है। इस टाइम आप मेरे ब्लॉग में हैं भी। अच्छा, तो इसका नाम क्या है? इसका है DJI Osmo Pocket 3। और DJI Osmo Pocket जितना मतलब ज़माना आगे जाई जा रहा है तो डिवाइसेस उतनी स्मार्ट हो रही हैं और आसानी हो रही है ब्लॉगिंग के लिए। वेरी गुड। इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन ये काफ़ी मतलब ईजी है, ईजी टू यूज़ है। ठीक है। और ये कितने का है? ये मैम अराउंड इट्स 135 तक चल रहा है, 1,35,000 तक आजकल मिल रहा है। तो आप जैसे अभी आ रहे थे उन्होंने ऑन किया, उधर बंदा कहता है मैं एक मिनट आई डोंट वांट टू बी ऑन कैमरा भी राइट नाउ। कभी ऐसे हुआ है? मैम आज मैं कैमरे पे हूँ तो आई थॉट कि आप भी मेरे कैमरे पे हैं थोड़ी देर। अच्छा, हाँ, नहीं मैं जनरली पूछ रही हूँ। exactly. आजकल होता ही है ना कि हर वक्त तो नहीं, बहुत सारी ख़वातीन बेचारियाँ पर्दा करती हैं। मैंने अक्सर व्लॉग्स में देखा है कि वो तो पीछे से यूं करके गुजर रहे होते हैं, यूं करके गुजर रहे होते हैं। कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेंट के बगैर तो व्लॉगिंग इज़ नॉट, मतलब आई डोंट थिंक सो कि करनी भी चाहिए। और पब्लिक में स्पेशली पाकिस्तानी कल्चर में तो बड़ा मुश्किल है इस काम को करने। और अगर आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं तो हो सकता है कि आप वापस ही ना आए वहाँ पे। हाँ, तो ये कुट-शुट पड़ जाएगी। हाँ, कुट-शुट पड़ जाएगी। तो बड़ा ध्यान से इसको लेकर करना चाहिए। कल्चरल सेंसिटिविटीज़ एक ऐसा एरिया है कि जिसके बारे में हम लोग सेंसिटिव नहीं हैं। मतलब मैं हमेशा से इसके बारे में बड़ी दुखी दिल के साथ जो है वो वोकल रही हूँ। मतलब मुझे एक दफ़ा, मैं बल्कि शेयर मैंने बहुत पहले किया, मैं दोबारा कर देती हूँ कि मुझे शौक़ है, कुछ लोग होते हैं ना जिनको अपनी गाड़ी खुद फिक्स कराने का शौक़ होता है। दे डोंट ट्रस्ट एनीवन विद देयर कार। तो आई एम वन ऑफ दोज फ्रीक्स। तो मुझे होता है कि मेरी गाड़ी में जो मसला है ना वो मैं खुद लेके जाऊंगी, ताकि मुझे यकीन हो कि ये 100%, ताकि मैं वो जैसे उसको मैं जब चला रही हूँ तो मुझे कोई डाउट ना हो कि मैं इसको कहाँ तक ले जा सकती हूँ। और क्या अपनी गाड़ी से प्यार भी फिर बहुत होगा, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा प्यार है कि गाड़ी के पीछे जंगें हो जाती हैं। अच्छा, तो वही है कि वहाँ वर्कशॉप में मैं बैठी हुई थी और ज़ाहिर है ड्रामा श्रामा चलते थे, तो लोग, तो वो एक साहब आए तो उन्होंने कहा जी हम आपके बड़े फ़ैन हैं। तो देखिए हमारे घर की ख़वातीन जो है ना वो खड़ी हुई हैं पर्दे में, तो वो प्लीज़ आप वहाँ आके उनसे मिल लें। तो इट वॉज अ वर्कशॉप। मैं पहले बड़ी तंग थी कि इतने सारे बंदों के बीच में बैठ के मुझे काम कराना पड़ा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मैंने आज से तकरीबन 15 साल पहले आपको एज अ सेलमैन डील किया हुआ है। हाँ। तो आई स्टार्ट माई ब्लॉग कि यार ये देखिए मैंने 15 साल पहले मैम को एज अ सेलमैन डील किया, आज मैं इनके शो के ऊपर एज अ गेस्ट आया हूँ। हाँ। और वो भी मतलब मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। थैंक यू सो मच। हैप्पी फॉर दैट। बिकॉज मैं यहीं पे पैदा हुई थी तो मैं बहुत फिरती टुरती रही हूँ इस्लामाबाद पिंडी में। मैं मतलब इस्लामाबाद का, आई एम वन ऑफ द प्योर इस्लामाबादियंस कि जिन्होंने इस्लामाबाद को अपनी बिल्कुल ओरिजिनल हालत में बचपन से देखा हुआ है। बिकॉज आई यूज्ड टू लव इट। तो एनीवे, तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा यार आपके घर वाले जो हैं ख़वातीन है ना, हाँ, तो मैंने कहा वो नहीं आ सकती ना इतने बंदों में। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं भी तो एक खातून हूँ ना, मेरे भी कोई घर वाले हैं, तो मैं इतने सारे बंदों में से कैसे गुजर के जाऊँ, फिर मैं भी नहीं आ सकती। मैं यहाँ अपनी मजबूरी के लिए, काम के लिए, ज़रूरत के लिए बैठी हूँ। दैट डज़ नॉट मीन कि आप मुझे कहें कि जी अब आप जिस तरह चाहें, हम मतलब आपको बड़ी पर्दादारी है और हम लोग जो है हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो आई थिंक कि ये सेंसिटिविटी जो है ये होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और मैं तो अभी मुझे इस सोशल मीडिया की फील्ड में 2 साल हुए, ठीक है, और अराउंड 3,50,000 फॉलोअर्स हैं। तो लोग देखते हैं, करोड़ों में हमारी वीडियोस के व्यूज़ होते हैं। तो हम भी किसी जगह बैठे होते, स्पेशली विद फैमिली, तो लोग आते हैं, प्यार से आते हैं और वो सेल्फी लेने के लिए वो करते हैं। तो आपकी वाली बात बिल्कुल मैं सेकंड करता हूँ। एग्जैक्टली एक उनका प्यार बजा है, लेकिन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि कभी आप फैमिली के साथ होते हैं आपको मुनासिब नहीं लगता। और सेल्फी जो है ना वो एक, आई हेट सेल्फी, इसलिए कि ये एक बड़ी क्लोज स्पेस है, ह्यूमन स्पेस है, एक पर्सनल स्पेस है। आप हर एक के साथ जो है वो ऐसे करके नहीं खड़े हो सकते कि इतनी क्लोज स्पेस में कि वो आपके साथ जो बना।
और मसला ये कि लोग फील करते हैं अगर आप उन्हें रिफ्यूज़ करेंगे नहीं सॉरी आई डोंट टेक सेल्फी, तो वो समझते हैं कि रूड हैं आप। एग्जैक्टली, दिस इज अब समथिंग। वो और फिर वो उस पर कमेंट्स भी करते हैं। और एक दफ़ा ऐसा हुआ भी है, आई वाज विद माय फैमिली, तो कुछ मतलब आए फैंस आए, फॉलोअर्स थे, तो आए तो मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगा कि मैं फैमिली के साथ जो है ना वहाँ पे वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और वो सेल्फ़ी लेने के लिए वो कह रहे थे, तो मैंने उनको ना की, तो उन्होंने आगे से यही कमेंट पास किया कि यार आप ये गुरूर इतना अच्छा नहीं होता। हालांकि वो आप वाली बात कि इट्स अ पर्सनल स्पेस जो कि वायलेट मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। विद लेडीज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। Exactly. इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप समझें कि जो खातून बाहर फिर रही है, भले वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है या रोड पे कोई भी जॉब कर रही है, वो उसका मतलब ये है कि वो अवेलेबल है आपके साथ, कि वो सेल्फी भी बनाएगी, आप उसको शूट कर लें, या जो आई मीन एवरीबडी हैज़ देयर ओन बाउंड्रीज एंड रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा जी, और आप कासिम से तो हमारी दूसरी मुलाकात है, आपसे हमारी पहली मुलाकात है, तो आप जरा कुछ अपने जर्नी का बताएं। आपकी सेहत से कहीं से नहीं लगता कि ये बंदे का कोई खाने पीने से अक्सर ये सवाल लोग पूछते हैं कि भाई इतने रेस्टोरेंट्स विजिट करते हो डेली, तो ये कैलोरीज कहाँ जाती डेली हैं? इतने Daily, कितने? मतलब एक तकरीबन मिनिमम आप 1 कह लें, मैक्सिमम 3 तक हम जाते हैं। अच्छा, डेली? डेली ऐसे ही है, बीच में एक दिन का सुबह गैप का दे खाना दे मैं खाऊंगा वहाँ पे, आज लंच जो है मेरा वो वहाँ पे है, और डिनर जो है मेरा ख्याल है यहाँ पे कर लेते हैं। और फिर हम वो इसके साथ अलाइन भी करते हैं कि लेके किस किस को जाना है। अच्छा, हाँ, नाश्ते पे कौन जाएगा, खाने पे कौन जाएगा। आप तो आराम से 4 बीवियां रख सकते हैं। मतलब देखो, तुमने मेरे से ब्रेकफास्ट पे जाकर लंच तुम्हारा टाइम है और डिनर जो है वो तुम्हारा है। तो कैलोरीज बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई किधर जाती हो, तो मैं अक्सर उनको यही जवाब देता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा कैमरा सारी खा जाता है। अच्छा, ऐसे ही होता है। तो इट्स अ गुड थिंग कि ठीक है, वेट ज़्यादा गेन नहीं हो रहा, अच्छी चीज़ है। और जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस 2 सालों में बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिला। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स शुरू में बंद भी हुए और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अब ग्रो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेगेटिव क्रिटिसिज्म से मेरी ब्लॉगिंग शुरू हुई थी, और अब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो नेगेटिव मतलब आप वन ऑफ दोस क्लाइंट्स से गुस्सा से कर ठहर तेरी ऐसी की तैसी, मैं तो जो ना बताता हूँ तुम्हें। जब स्टार्ट में 10 फॉलोवर थे, 15 फॉलोवर थे, तो मैंने वैसे ही रैंडमली एक रेस्टोरेंट विजिट किया, टिकटॉक पे उसकी वीडियो लगाई कि यार इतना ये लोग चार्ज कर रहे हैं और इसकी प्रेजेंटेशन भी नहीं है। इसकी जो केचप वो दे रहे हैं वो बॉटल में नहीं दे रहे, वो जो साशे होता है उसमें दे रहे हैं। तो आई वाज लाइक मैं इतना टैक्स पे कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा इसका बिल पे कर रहा हूँ, और मुझे प्रेजेंटेशन भी नहीं मिल रही, वो टेस्ट भी नहीं मिल रहा। तो मैंने जाके वो व्लॉग अपलोड किया रॉ फॉर्म में, और वो लाइक कुछ घंटों में वो 5-6 लाख उस पर व्यूज़ आ गए। एंड आई वाज लाइक यार ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब आपको फॉलोअर्स भी मिल रहे हैं। भाई आप किसी को गाली दें या आपको उल्टा सीधा काम करें, ऐसे ऐसे मिलियंस में फॉलोअर। हमारी कौम तो को मुझे नहीं लगता एपिटाइट, हंगर फॉर द इनडिसेंसी कितनी है हमारी कि वो पूरी नहीं होती। हम दोनों ने एक साथ शुरू किया था। अच्छा। और एक साथ ही हमने फूड ब्लॉगिंग शुरू की, और सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म हमें शुरू में मिला वो अनफॉर्चुनेटली पब्लिक की तरफ से मिला। हम रिव्यू करके उनको बता रहे हैं कि भाई ये जगह ऐसी है, जगह ऐसी है। जिस जगह की हम तारीफ़ कर देना तो हम मुजरिम हैं कि भाई आपने इस जगह से पैसे लिए हुए, भाई आप इसकी तारीफ़ कर रहे हो, ये जो है ना फ्री खाना खा रहे हैं और इस तरह करके। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अच्छी बात यह है कि विद इन दीज 2 इयर्स लोगों ने समझा इस चीज़ को कि नहीं ये हमारे फ़ायदे की बात कर रहे हैं, मतलब कम से कम एक अवेयरनेस दे रहे हैं हमें कि यार लेकिन ये सच्ची सच्ची बताएं। आप देखें, हाँ, मैं एक रेस्टोरेंट ओनर हूँ, श्योर, मैंने आपको बुलाया है, खाना भी खिला रही हूँ आपको, पैसे भी दे रही हूँ आपको, और आपको कह रही आपने मेरी वीडियो बनानी है। Exactly. अब आप कैसे कहेंगे कि यार मेरी तो चीज़ अच्छी नहीं है? कैसे कहेंगे? मुझे वो आर्ट तो बताएं। हैपेंड इन द पास्ट 365 डेज सेवरल टाइम्स। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं एक रेस्टोरेंट में या हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे उस जगह का खाना, सर्विस, ठीक है, या एम्बियंस, ये 3 चीज़ें जो मैटर करती हैं मोस्टली, और मेरे ख्याल में प्राइस इतनी मैटर नहीं करती इन, अगर ये 3 चीज़ें ठीक है तो। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है ये तीनों चीज़ें अप टू द स्टैंडर्ड नहीं थी, तो शूट करने के बाद क्योंकि हम ऑनर को सामने नहीं बता सकते, वो माइंड भी कर जाते हैं, और अपने स्टाफ को भी हो सकता है कि हमारे किसी कहने की वजह से उसकी शायद नौकरी भी चली जाए। तो हम उस पूरा शूट करने के बाद मैंने कई दफ़ा ऐसा हुआ घर जाके ऑनर को माजरत की है कि मैं आपका रिव्यू नहीं कर सकता। आई थिंक ये डिपार्टमेंट्स है जिसमें आपको इस तरह इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप इसको इम्प्रूव करें, मैं हाजिर हूँ, आप इसको बेहतर करें। आई विल नेक्स्ट टाइम मैं इसको दोबारा ट्राई करूँगा, अगर तो अच्छा लगता है तो आप इसको रिव्यू करवा लें, ये आपके पैसे हैं, ये वापस ले लें। अच्छा, पैसे वापस किए? हाँ, पैसे वापस किए। अच्छा, अब आप अगर खुद एक बिजनेस ओनर हो
तो आप मुझे बताओ कि जो आजकल का हमारा दौर है, इसमें बिजनेसेस हाउ कन्वीनियंट दे आर। मुझे नहीं लगता कि बिजनेस ओनर के एंड पे अगर जाके देखें कि जिस बेचारे ने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है, इतना उसने जॉब क्रिएशन की है, उसने पैसा जो है उसको वो इंटरेस्ट पे नहीं रखा, किसी गलत एक्टिविटी में नहीं, उसने पैसे को पॉजिटिवली रोल किया है, दे आर डूइंग ग्रेट। आई मीन एक बिजनेस का जो बंदा कर रहा है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी ना किसी तरह से सोसाइटी में। लेकिन उसको अगर इतने चैलेंजेस हों कि कोई भी एक बंदा आए और आकर तो वो उसकी ऐसी तैसी कर दे, तो वो तो बड़ी एग्जैक्टली अब ऐसा बहुत ज़्यादा हो चुका है कि जो न्यू इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं ना, वो उनको भी ये बात समझ आती है कि यार किसी रेस्टोरेंट के ऊपर जाके 10 ब्लॉगर्स अगर तारीफ कर रहे हैं ना, तो मैं एक नेगेटिव ब्लॉग डालूंगा तो मैं वायरल हो जाऊंगा और वहाँ से मेरा एक करियर स्टार्ट हो जाएगा। अब वहाँ पे सबसे बड़ा यही चैलेंज आता है बिजनेस ओनर को कि मैंने 10 ब्लॉगर्स के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, इन्होंने मुझे एक रीच ला के दी है और मेरा बिजनेस चल गया, लेकिन एक ब्लॉगर की वजह से वो दोबारा डाउन हो गया। अब वहाँ पे हमें खुद सेंसिबल होना पड़ता है। अब जैसे मैं नेगेटिव ब्लॉगिंग से पॉजिटिव की तरफ आया हूँ, तो मैं भी इस फेज से गुजरा था। एक रेस्टोरेंट का मैंने नेगेटिव किया, मुझे पता चला कि उसके शेफ को मेरी वजह से उसकी जॉब चलेगी। उसके बाद मुझे रिग्रेट हुआ कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए। तो जब मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा हुए, फॉलोअर्स ने सुनना देखना शुरू किया, फिर मैं पॉजिटिव की तरफ आया, तो मुझे लगा कि यार मेरी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो रही हैं। लाइक एक रेस्टोरेंट के अंदर शेफ से लेके स्वीपर तक सब काम कर रहे हैं। अगर वो रेस्टोरेंट बंद, दैट मीन्स कि उनकी जॉब चली गई है। लेकिन जब हम देखते हैं कि यार उनकी ग्रोथ हमारी वजह से हो रही है, एक बिजनेस ओनर हमें इनवाइट करता है, हम रिव्यू पोस्ट करते हैं, वहाँ पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं और उसकी सेल्स इंक्रीज होती है, तो ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ की उनकी जॉब सिक्योर हो जाती है। तो फिर वो बड़ी दुआएं देते हैं, हम दोबारा विजिट करते हैं तो वो कहते हैं यार हम निकलने वाले थे, हमें निकाला जा रहा था जॉब से, अब आप लोगों की वजह से हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि न्यू इन्फ्लुएंसर्स को क्रिटिसिज्म अगर कर भी रहे हैं तो इस वे में करें कि वो थोड़ा सा पॉजिटिव लगे। बिल्कुल। और अब ये देखिए एक टाइम पे होता था रिपोर्टिंग होती थी। एग्जैक्टली। Now this is also a reporting. It's a आप कह सकते हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं, फूड जर्नलिस्ट। It's a food journalism एक तो बट रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो ज़रा मुश्किल होंगी। तो ये अगर इस बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करें, ये जो बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिसे मॉरल एथिक्स कहते हैं। एक डॉक्टर अगर उस बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करे कि यार मैं ये इसको दवाई, ये मुझे कहा है उसने, इतना कमीशन तो मिलेगा, अब मैं इसे लिखूं कि ना लिखूं, जरूरत नहीं है इसको ये सस्ती वाली इतनी वाली मैं लिख दूं, लेकिन मैं इसको जो है 1000 वाली इसलिए लिखूंगा क्योंकि मुझे उसमें से कमीशन मिलना है। मॉरल एथिक्स ना, टीचर कि यार मैं अपने स्टूडेंट को यहाँ पे पूरा पढ़ा दूं या इससे कहूँ कि उधर मेरे पास आना, तो मुझे पैसे दोगे तो फिर बच्चे मैं सही पढ़ाऊंगा। मॉरल एथिक्स बात में काट रहा हूँ। एक मैंने जब अपना व्लॉग शुरू किया, देयर इज समथिंग, मैंने अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट किया कि टीवी लोगों ने देखना बहुत कम कर दिया, लेकिन येट अभी भी जो रिफाइंड कंटेंट है इट्स ऑन टीवी। सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी बंदा कैमरा उठा के, जिसको इन मॉरल एथिक्स का नहीं पता, इन बाउंड्रीज़ का नहीं पता, वो कंटेंट डाली जा रहा है और लोग उसको देखी जा रहे हैं। तो मैं यही बात कर रहा था कि लोगों को इस टीवी से ये कुछ सीखना चाहिए। जो सोशल मीडिया पे आजकल जो यूथ है, जो जेन एक्स जिसको बोलते हैं, जनरेशन जेन एक्स है, हम तो जेन एक्स हैं, जेन जी है, ठीक है, अब तो अल्फा और पता नहीं कौन कौन से जनरेशन आ गई हैं। तो उनको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, जो इम्पैक्ट फैक्टर है सोशल मीडिया का या किसी वीडियो का, वो बहुत ज़्यादा है। किसी जगह पे 100 लोग खड़े होते हैं, वो ठीक ठाक क्राउड लगता है। आजकल 100 व्यूज़ 200 व्यूज़ लाना तो इस तरह आ जाते हैं। और आजकल 2 लाख या 20 लाख लोग तो एक पूरे स्टेडियम में आते हैं, और 20 लाख लोगों ने अगर आपकी वीडियो देखी और उसके पीछे जो मैसेज है अगर आपने उनको कन्वे कर दिया, तो उसका असर सोसाइटी पे पड़ेगा। हाँ। तो देयर इज़ समथिंग, आई थिंक मेरे ख्याल में हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी अब जो हमारे मैट्रिक से लेके या AO लेवल्स जितने भी हैं, उनसे ही उन बच्चों को जो आगे जाहिर बात है फ्यूचर बताना पड़ेगा। मुझे तो बहुत गिला जो है ये निसाबी, मुझे तो लगता है टेक्स्ट बुक बोर्ड्स जो हैं रिडंडेंट हो चुके हैं, आउटडेटेड हैं। वही किताबें जो हैं उसकी बार बार इरशाद से क्या फ़ायदा यार, उनका कलर चेंज कर दिया, उनकी थोड़े से पेज इधर से उधर कर दिया, 2 निकाल दिए, 4 इधर से वो डाल दिए, जब आप उसे अपग्रेड ही नहीं कर रहे हैं ना। ये चीज़ें सिखानी चाहिए। तो आप लोगों ने कैसे सीखी थी, आपने कैसे सीखा था कि व्लॉगिंग कैसे करनी होती है, ये टेक्निकलिटीज़, ये इक्विपमेंट, गैजेट्स कौन से हैं? अच्छा, बेसिकली आइडिया जो आया था ना मुझे, वो यही था कि जैसे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इरफान जुनैद जो है, हमजा भट्टी है, इनके व्लॉग्स हम देखते होते थे रात को बैठ के, अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आके रात को 8-9 बजे व्लॉग शुरू करते थे। बहुत क्रेज़ था हमें, और मैं पूरे इनके ना कोई 30 40 मिनट के यूट्यूब पे व्लॉग्स देखता था। और वो देखते देखते मुझे होता था क्यों देखता था?
मुझे शौक था कि यार ये एक स्टोरी टेलिंग बता रहे हैं और ये कैसे कैसे इस चीज़ को रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या प्रोसेस ये कर रहे हैं। तो मैं एक दिन व्लॉग देख रहा ऐसी और मुझे हुआ कि यार मैं भी तो रेस्टोरेंट्स जाता हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन मैं जाता हूँ, तो मेरे पास भी फ़ोन है, तो मैं इस चीज़ को मेमोरी बना लेता हूँ। अब वो फ़ोन की स्टोरेज इतनी नहीं होती थी कि आप डेली जा रहे हो तो उसमें सेव रखो, तो मैं अपलोड करना शुरू कर देता था। फिर मुझे लगा कि यार हमारे में और इनमें क्या फ़र्क है कि ये एक स्टोरी टेलिंग बड़े यूनिक वे में कर रहे हैं और हम सिर्फ एक रॉ वीडियो डाल रहे हैं, कुछ अच्छी एडिटिंग नहीं कर रहे। तो एक वहाँ से मेंटालिटी चेंज हुई और जब ऐसे स्टोरी टेलिंग इन लोगों की देखी तो फिर अपने अंदर आया कि यार इस तरह से स्टोरी टेलिंग को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर गैजेट्स की बात आई तो बहुत ज़्यादा गैजेट्स की जो रिसर्च है वो कासिम भाई ने की हुई है और इनको देख देख के, क्योंकि मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में अभी जो सबसे ज़्यादा गैजेट्स अल्हम्दुलिल्लाह फूड व्लॉगिंग में यूज़ कर रहे हैं वो ये कर अभी भी तो मतलब सुना आप है, मैं आपने इनकी तो बात कोई- काटूंगा, एक रेस्टोरेंट पे चले जाएं, एक टेबल के इर्द यहाँ पे लाइट, यहाँ पे फ्रंट पे बैक पे खाना सामने पड़ा हुआ है। अच्छा जितने वो इनके वेटर्स होते हैं वो आगे पीछे लाइट सेट कर रहे हैं, उनको इन्होंने अपनी टीम बनाया होता है। और इस टाइम पे माशाल्लाह फिर इनसे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली कि यार कौन कौन से गैजेट्स इनके पास। मैं आपका स्टूडियो देख रहा था अभी और मैं आते साथ ही सबसे पहले मैं दोबारा व्लॉग को वो कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैंने बात बताई, मैंने कहा इतने एक्सपेंसिव कैमराज है बिकॉज आई लव इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं देख रहा था कि ये आपका प्रोडक्शन का इतना अच्छा इक्विपमेंट है और आप ये सोचें कि ये स्टूडियो जो आपने बनाया हुआ है ये हम हर एक खाने की मेज़ पे बना देते हैं, चाहे वो स्ट्रीट फूड हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो लेट्स से कि कोई होटल हो, हम पूरा स्टूडियो बना के क्योंकि आजकल लोग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हो कि लोग ये चाह रहे हैं कि उनको क्वालिटी कंटेंट भी मिले, थोड़ा सा रिफाइंड हो। वो मैं बात कर रहा था टीवी वाली कि थोड़ा सा रिफाइंड कंटेंट हो, जो बात कर रहे हैं बोल रहे हैं उसका इम्पैक्ट फैक्टर पड़ रहा है सोसाइटी पे, तो थोड़ा एक कंपोज चीज़ हो, तो उसमें मेहनत करते हैं। गैजेट्स बस बाकी यूट्यूब सामने है, गूगल सामने, सर्च कर रहे होते हैं जो चीज़ सामने आती है। कितना आप देख रहे हैं, क्या फ्यूचर है इसका, ये फूड व्लॉगिंग का या व्लॉग्स का? मैम लेट्स सिंप्लीफाई दिस इन वन सेंटेंस। इसका फ्यूचर नहीं है, ये अभी प्रेजेंट है। इसका ये अब शुरू हो चुका है और फ्यूचर तो यही ही है। बहुत कुछ शुरू हुआ और ख़त्म हुआ। ये एक टाइम था रेडियो का जो है वो प्रेजेंट था, फिर वो ख़त्म हुआ, इवॉल्व होगा, फिर टीवी हुआ, फिर वो ख़त्म हुआ, हाँ, फिर सिनेमा, अब सब कुछ सिमट के एक मोबाइल के अंदर आ गया। व्हाट्स नेक्स्ट? इवॉल्व होगा। इसमें लोग आजकल आप देखें कि वेरेबल गैजेट्स आ रहे हैं जिसके अंदर आप जैसे 2-3 कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने अपने वेरेबल गैजेट्स निकाली जिससे आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं पब्लिक में। जैसे आप बात कर रहे थे वो पब्लिक वो जो स्पेस है वो वायलेट हो रही है। अभी तो जो ग्लासेस आ रही है उसके अंदर वो ऑफिशियली जो आपकी कंपनीज हैं बट एप्पल, दिस इज नॉट गुड। दिस इज़ नॉट गुड। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है प्राइवेसी का, दूसरे की स्पेस के एहतराम का, ये सिर्फ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं, ये रिलीजियस हमारा कॉन्सेप्ट है। हमारा जैसा मुआशरा जो कि मज़हब की पर्दादारी और जिसमें ये तक हुक्म है कि दरवाजे के दस्तक दिए बगैर आप किसी के अंदर नहीं जा सकते घर के। मेरे ख्याल में फ्यूचर और आप दस्तक दें और नहीं हो आपको इनवाइट करता अंदर, तो यू आर बाउंड टू कम बैक। तो ये इसमें इन्वेड करना, किसमें आइए हम आपको दिखाते हैं, अब हम आपको बता रहे हैं, ये देखें ये क्या, दिस इज नॉट द राइट थिंग जो कि हो रहा है। आगे जाके जाहिर सी बात है पॉलिसीज बनेंगी, लॉज बनेंगे इस पर। अभी चूंकि नया नया है, अभी सोशल मीडिया को आए हुए कोई 5-6 साल पाकिस्तान के अंदर आए हुए कि थोड़ा सा ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए सोशल मीडिया का, इसके लॉज बनेंगे और बनने चाहिए भी, क्योंकि आगे जाके एवरीथिंग इज़ सोशल मीडिया आई थिंक। और ये थोड़ी सी रेगुलेट होगी, थोड़ी सी रेगुलेट होगी। पाकिस्तान में शायद थोड़ी ज़्यादा हो जाए, लेकिन दुनिया में हो रही है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में ज़्यादा रेगुलेट होगी। नहीं मैम, होगी। इट्स डेफिनेटली, आई हैव सीन मेनी थिंग्स। पाकिस्तान में रेगुलेशन नहीं होगी, वो तो फिर ठप-ठपाई होगा ना। रेगुलेशन थोड़ी होती है। रेगुलेशन, हाँ रेगुलेशन तो होती है, आप खुद से रेगुलेट करते हैं कि यार नहीं देखिए ये लिमिट, मेरा एक मज़हब भी तो है ना, मेरा एक मॉरल कोड भी तो है ना, मेरी एक ख़ानदानी या माशरती जिम्मेदारी भी तो है ना। मैं कहाँ तक ही चला जाऊँगा अपने आप को वो करने के लिए, आखिर दूसरे की भी राइट्स, उसकी भी ज़िंदगी, उसकी भी मामला। तो हमारे यहाँ चूँकि ये एहसास नहीं है, तो फिर होता डंडा ही आएगा ना, ठप डंडा आएगा। चलो चाइना में आया हुआ है, चाइना में आप सोशल मीडिया पे बिल्कुल उसका ऐसी रेगुलेशन है कि आप पूरा एक फिल्टर हो के चीज़ पोस्ट होती है, ऐसे आप नहीं पोस्ट कर सकते। तो फायरवॉल आपके ख्याल में वो जो है वो कितना, इट्स गुड बिकॉज इंटरनेट की लो स्पीड इज आल्सो गुड।
नॉट गुड बट मैं तो बहुत तंग हूँ। हम तंग हैं इससे, सब तंग हैं। हम तंग हैं, कौन तंग है? लेकिन इन अ सेंस कि देखिए मैम, कल को जब हमारे बच्चे कंटेंट बना रहे होंगे और हम ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ कहीं पोस्ट ना हो, हाँ दिस इज समथिंग दैट कहीं ना कहीं हमें स्टेप लेना पड़ेगा उसकी रेगुलेशन। मैं नहीं कह रहा परफेक्ट है फायरवॉल, लेकिन ये स्टार्ट है, हो सकता है आगे जाके चीज़ें बेहतर। अभी तो बहुत आप कह सकते हैं कि अभी हाँ हॉट mature स्पॉट नहीं चल रहा है सारा हाँ। कुछ। अच्छा अमा साहब, एक डिबेट ये भी चलती है जो अभी कह रहे हैं कि टीवी आउट हो गया यार, टीवी के लोग जो है फारिग हैं सारे। टीवी का या कोई भी ये मीडियम जो थे, इनका सबसे यही इनका प्लस था और यही इनका नेगेटिव भी रहा है। वो ये था कि हायरार्कीज़ हैं। आप बिल्कुल एक बंदे ने जो सोचा वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकता स्क्रीन पे। उसने जो सोचा उसके ऊपर कोई एक बंदा है जो चेक करता है, तलफ़्फ़ुज़ अदायगी से लेकर उसकी सोशल इम्प्लिकेशंस तक, और फिर उसके बाद उसको ओके किया जाता है। फिर उसकी प्रोडक्शन का प्रोसेस है, उसमें 10 लोग इन्वॉल्व होते हैं जो उनकी अपनी अपनी टेक्निकलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, उनकी इनपुट आती है। फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, उसने एडिट करना है। वो कई मरहलों से गुजरता है, कई बैरियर्स क्रॉस करता है, कई लोगों की उसमें सोच उनकी जो है वो शामिल होती है, एंड देन एक फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आती है। ये जो सोशल मीडिया, इट्स वन मैन एग्जैक्टली ऐसा ही वन है। मैन हीरो हाँ टाइप बिल्कुल की ऐसा ही है। चीज़। इट्स वेरी इजी कि अभी तक जिस लेवल पे, जिस स्टेज पे हम काम कर रहे हैं, स्टोरी टेलर भी हम हैं, कॉपी राइटिंग भी हम ही कर रहे हैं, सारी स्टोरी राइट हम तो कर यार रहे व्हाई हैं। नॉट स्टार्ट शेयरिंग कि आप लोग भी अपनी अपनी टीम बनाएं, एक छोटा छोटा जॉब बनाते क्रिएट हैं। करें, जॉब क्रिएट करें, एक टीम्स बनाएं ताकि एक उसका इम्पैक्ट किसी एक बंदे के बजाय सोसाइटी। अब ये बड़ा आसान है तनकीद करना जी। टेलीविजन, एक टेलीविजन स्टेशन के ऊपर हज़ारों में लोग काम कर रहे होते हैं, कितने ख़ानदान चल रहे होते हैं, और फिर उसमें उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट से लेकर तो हर एक बंदे तक का और हर एक चीज़ का उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है जिसके साथ वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। सो वो भी उसमें काम करने वाले लोग भी कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं ना, डांस अच्छा, हम ये वीडियोस कर भी रहे बना के होते डाल हैं सकते हैं। अक्सर, मतलब हमारी कोई कैंपेन्स आती हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उसमें फिर हमें एडिटर चाहिए होता है क्योंकि अच्छी एडिटिंग के लिए, फिर अच्छी वीडियोग्राफी के लिए एक अच्छा वीडियोग्राफर हमें चाहिए होता है जो लाइट्स और वीडियोग्राफी को अच्छा समझता हो, तब हम करते हैं। लेकिन रेगुलर बेसिस के ऊपर जब हमें होता है ना कि यार बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, लिमिटेड रह के चलना है, तो फिर हम अपनी ही उस ऑक्यूपेंसी के अंदर रह के काम कर रहे होते हैं। सही। और जो आपने बात की ना कि टीवी का एक दौर, और वो इसमें बेसिकली अब हम जब भी कोई पोस्ट करते हैं तो वो अराउंड कोई 1 मिनट से 1 मिनट 30 सेकंड्स तक होती है, तो हुक लाइन जो होती है ना हमारी, वो फर्स्ट 3 सेकंड्स में डिसाइड हो जाती है कि अमाद का ये और कासिम का ये कंटेंट देखना है कि नहीं देखना। अच्छा, चाहे हमने जितने मर्जी उस पे Within 3 एक्सपेंस seconds. लगा दिए, विद इन फर्स्ट 3 सेकंड्स। so then how to retain the attention in those 3 ये अभी seconds? आप सीक्रेट्स पूछ रहे हैं हमारे, लेकिन चले बता देते हैं जस्ट फॉर द जो लोग जो कि मतलब आगे कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में जो शॉर्ट फॉर्म के अंदर आना चाह रहा है उसको पहले 3 से 10 सेकंड को सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। वो जो उसके पहले 3 सेकंड हैं, आपकी इस सवाल का जवाब मैं भी देना चाहूँगा जो आप इनसे पूछ रही थी कि भाई क्या वजह है कि हमारा टीवी जो है आजकल लोग उसको आउटडेटेड समझ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ मैम, द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अभी जो साइकोलॉजी लोगों की चेंज हो गई है, लोगों के अंदर फोकस बहुत कम हो गया। आप पहले जो टीवी था उसके लिए बैठा जाता था और टीवी को तकरीबन घंटे के लिए एक रूम में आप बैठ के स्क्रीन को देख रहे हैं। अब आपके पास मोबाइल है और आप मोबाइल लेके कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जितनी अभी वाली जनरेशन है इसका तो फोकस और ख़राब हो गया। अगर इनको 3 सेकंड में आपने राज़ी ना किया, हुक ना किया, लफ्ज़ इसके लिए हुक इस्तेमाल किया जाता है, मैं हुक इस्तेमाल करता हूँ। हुक के बाद हमने मछली को उस हुक के अंदर पकड़ना है। अगर वो 3 से 10 सेकंड के अंदर उसमें हुक में आ गए तो आगे हम तो जो कैसे फिर कैसे करते यार हैं? मैनी वेज मैम, आप हुक 3-4 किस्म के होते हैं। मैं विजुअल हुक भी यूज़ करता हूँ, 3 किस्म के मैं यूज़ करता हूँ, विजुअल और उसके साथ साथ ऑडियो के हुक्स होते हैं। ठीक है, मैं कभी कभी इन दोनों को कंबाइन भी कर देता हूँ। विजुअल इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी अपीलिंग, जो आपने पहले ना देखा हो। जैसे अभी एक वीडियो चली थी तो उसमें मैंने हुक में दिखाया कि पिंडी के अंदर एक बहुत बड़ा तुर्की के जैसे टावर बना हुआ है एक रेस्टोरेंट के अंदर, वो दिखाया, और साथ ही ऑडियो हुक मैंने इस्तेमाल किया कि यार आपने आप कोई यकीन नहीं आएगा कि पाकिस्तान का रेस्टोरेंट, आपको लगेगा आप तुर्की में बैठे हुए। अक्सर तो कासिम भाई ये कह देते हैं, देखो देखो शैतान तुम्हें ये वीडियो देखने से रोकेगा। मेरी एक वीडियो थी मैम, वो गई इंडिया में, अभी भी मैं सुबह इनको बता रहा था, अभी भी इस टाइम इंडिया में ट्रेंडिंग पे है वो वीडियो। मेरी एक वीडियो थी जिसमें हमें एक सोशल मीडिया ऐप ने टास्क दिया था कि आप एक ट्रेंड लेके आएँ सोशल मीडिया पे। अभी मेरे जहन में आया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को ज़िंदा कर देता हूँ और ये मैं ट्रेंड ले आता हूँ।
तो मेरे पास इसका हुक नहीं आ रहा था जहन में। तो आपको याद होगा पहले एक मैसेज चलते थे जब पुराने मोबाइल थे पुराने ज़माने के, तो उसमें एक अक्सर अंकल मैसेज कर देते थे कि ये मैसेज आपको रोकने से शैतान आगे फॉरवर्ड करने से शैतान रोकेगा। मेरे जहन में वो हुक आई, तो मैंने कहा यार ये वीडियो देखने से और शेयर करने से आपको शैतान रोकेगा। क्योंकि के बाद मैंने पूरी स्टोरी बताई लोगों को, और वो वीडियो इस टाइम 19 मिलियन पे अभी भी ट्रेंडिंग पे है, और लोग वो शेयर कर रहे हैं। और मतलब हुक किसी भी किस्म की हो सकती है, ये आपके क्रिएटिव माइंड आप क्या बनाते हैं। मैं कई लोग वो लिखे मैसेजेस आते हैं ना कि इसको अगर आपने फॉरवर्ड किया तो आपको पता नहीं ये कुछ होगा, और वो समझ आप वैसे लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि इसका मतलब अपनी वो प्रमोशन ही। तो हुक आपकी होनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रक्चर आता है कंटेंट का, इंगेजमेंट आपकी शॉर्ट फॉर्म के अंदर बहुत अच्छी हो। अगर आपकी इंगेजमेंट नहीं, आपकी वीडियो नहीं जाएगी नो मैटर व्हाट। सही, हुक अच्छा नहीं है, ठीक है। बॉडी पे बहुत कम लोग फोकस करते हैं, जो मेन बॉडी होती है जिसमें डिटेल्स होती हैं उस पर लोग उधर तक अगर कोई चला गया तो वो आखिर तक भी देख लेगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी हुक के बाद एंगेजमेंट। और इस कितनी देर के लिए आपकी वीडियो पे स्टे करना ज़रूरी होता है ताकि आपको उसका वो मिल जाए? 10 सेकेंड। 10 सेकंड। अगर किसी ने 10 सेकंड में वीडियो देख ली है That's it. तो आपको उसका व्यू मिल गया है कि इतने लाइक्स है, इतने व्यूज, अच्छी एंगेजमेंट उस पर अच्छी engagement है 10 सेकंड। हालांकि 90 सेकंड की वीडियो और 10 सेकंड तक लेके जाना बड़ी बात है। सही। ओके जी, हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने आज के मेहमानों के साथ, दोनों फूड ब्लॉगिंग में, और हम गपशप कर रहे हैं। स्टे विद अस। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।